हेलो चिल्ड्रंस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फोकस सेकेंड पार्ट। हमने पहले इसको एक्सप्लेन किया है फर्स्ट पार्ट में, तो आप उसको वहां से देख लीजिए। और हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। क्लीनिंग इन्वायरमेंट। Bhuj and Paheli had absorbed the school gardener making manure। क्या था कि भुज और पहेली ने एब्जॉर्ब किया कि गार्डनर मैन्योर बना रहा है along with their friends। They collect waste of plants, vegetable and fruit from nearby house and gardener. They put them into the pit, meat waste disposal. After some time, it decomposed and got converted into manure। तो वो क्या होता है, कुछ दिनों बाद मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब चीजें एक गड्ढा होता है, उसमें सारे वेस्ट मटेरियल, ये प्लांट्स और वेजिटेबल और फ्रूट्स को उसमें जो सड़े हुए रहते हैं उनको डाल देता है। फिर कुछ दिनों बाद देखता है जब उनको गड्ढे करके उसमें डाल देता है। पिट मीन्स होता है एक लैंड में स्केप कर देते हैं, छेद कर देते हैं, उसमें उसको डालते हैं। तो उसमें क्या होता है, कुछ दिनों बाद वो डिजॉल्व हो जाता है और मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है। इसको ही हम मैन्योर बोलते हैं। तो अब हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं, टेक टू पॉट। हम लोग एक दो पॉट लेते हैं, उसको हाफ ऑफ विथ सॉइल, उसको सॉइल से भर देते हैं। एक में लिख देते हैं हम ए एंड दूसरे में लिख देते हैं बी। पुट प्लांट वेस्ट इन ए। और तो हम एक में क्या कर देते हैं, जो कि प्लांट वेस्ट रहता है उसको ए में डाल देते हैं। ए जो गमला रहता है, पॉट रहता है, उसमें डाल देते हैं। और बी में डाल देते हैं पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल एंड ब्रोकन प्लास्टिक, कुछ भी टूटा फूटा खिलौना, वो सब डाल देते हैं। पुट द पॉट असाइड, और कुछ दिनों के लिए उसको साइड में रख देते हैं। तो हम लोग 3-4 हफ्ते बाद क्या देखते हैं कि डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट ऑफ टू पॉट्स। तो इन दोनों के देखिए आप कुछ डिफरेंस देखते हैं दोनों पॉट्स में कि इफ सो व्हाट द डिफरेंस, यू विल फाइंड द प्लांट वेस्ट इन पॉट ए। जिसमें हमने प्लांट वेस्ट डाला था तो वो डिकम्पोज में कन्वर्ट हो गया है। डिकम्पोज मतलब जो मैन्योर होता है उसमें कन्वर्ट हो गया है। तो द प्लांट वेस्ट हैव बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। तो उसमें माइक्रोब्स डेवलप हो जाते हैं और वो उसको डिकम्पोज कर देते हैं और फिर वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है। The nutrient release in the process can be used by plants again। और जब ये प्रोसेस होता है तो ये मैन्योर बनता है, इसको प्लांट्स अगेन यूज कर लेते हैं। तो डू यू नोटिस द प्लांट्स द पॉट भी, द पॉलीथीन बैग, एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल एंड ब्रोकन टॉय पार्ट डिड नॉट अंडरगो एनी सच चेंजेस। कि दूसरे पॉट में जो ये सब हमने डाला था उसमें कोई चेंज नहीं हुआ और द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट देम। और छोटे छोटे जो माइक्रोब्स थे उसमें भी कोई डेवलप नहीं हुए। उसमें मतलब पॉलीथीन वगैरह जो उसमें हमने भरी ना, तो उसमें कोई माइक्रोब्स डेवलप नहीं हुए। तो यू ऑफन सी अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स एंड समटाइम डेड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड। यू फाइंड देम डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। आपने देखा होगा कि कुछ मतलब कभी कभी आपने देखा होगा कि डेड प्लांट्स पड़े हैं और डेड बॉडी पड़ी हुई है एनिमल्स की, लेकिन कुछ दिनों बाद वो क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, ऐसे नहीं पड़े रह जाते। तो दिस इज बिकम because the microorganism decompose dead organism waste of plants and animal converting into the सिंपल सब्सटेंस। तो उसने क्या, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, तो वो उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। These substance are again used by other plants। तो ये जो होते हैं ना, जो सब्सटेंस होते हैं जो अदर प्लांट्स और एनिमल के द्वारा फिर से यूज कर ली जाते हैं। 10 माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज्ड टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड smelly substance and thereby clean up the environment। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब बताएंगे कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, बहुत ही हार्मफुल है इन मैनी वे।
जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हार्मफुल स्मेल अपने अंदर से निकालते हैं जो क्लीन द एनवायरनमेंट, जो कि एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वेज। क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बहुत ही हार्मफुल भी होते हैं। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिसीजेज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स सच डिसीज कॉजिंग। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बहुत सारी बीमारियों के कारण भी बनते हैं, ह्यूमंस में भी होते हैं और प्लांट्स में भी बीमारियां फैलाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड पैथोजन सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड। Clothing and leather. Let us study more about their harmful activities. हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वे। माइक्रोऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना बहुत ही कारणों से हार्मफुल हो जाते हैं। सम ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म कॉज डिसीज इन ह्यूमन बीइंग, कुछ तो ह्यूमन बीइंग में डिसीज फैलाते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिसीज कॉजेज, प्लांट्स और एनिमल में डिसीज का कारण बनते हैं। माइक्रोऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन, उनको माइक्रोऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं जो बीमारी फैलाते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में, उनको बोलते हैं पैथोजन। सम माइक्रोऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फूड को स्पॉइल कर देते हैं, क्लॉथ को भी स्पॉइल कर देते हैं और लेदर को भी। आपने देखा होगा कभी कभी ये रेनी सीजन में क्लॉथ में फंगस लग जाती है, लेदर में फंगस लग जाती है और फूड बहुत जल्दी खराब हो जाता है। ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ही होता है। लेटर स्टडी मोर अबाउट दिस देयर हार्मफुल एक्टिविटीज। कुछ हार्मफुल एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे आगे। डिसीज कॉजेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन, डिसीज क्या किस कारण से होती है। पैथोजन इंटर अवर बॉडी, पैथोजन क्या हो जाते हैं इंटर अवर बॉडी, इंटर अवर थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक एंड फूड वी ईट। जो हम खाते हैं और पीते हैं, पानी पीते हैं, उनके द्वारा ये पैथोजन हमारे अंदर इंटर कर जाते हैं। दे कैन आल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्टली कनेक्ट विद एन इन्फेक्शन पर्सन, जब इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में भी आते हैं तो भी हम इन्फेक्टेड हो जाते हैं, उससे भी वायरस हमारे अंदर ट्रांसमिटेड हो जाता है। एनिमल्स से भी हमें हो सकता है। और माइक्रोबियल डिसीज, उनको क्या बोलते हैं माइक्रोबियल डिसीज, दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन। ये क्या होता है जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है और हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो जाते हैं। बाई एयर हो जाते हैं, बाई वाटर, फूड से और फिजिकल कनेक्ट से भी हो जाते हैं। जब हम लोग आपस में मिलते हैं उससे भी, जैसे कफ, ये सर्दी जुकाम की बीमारी होती है वो हम लोगों को फिजिकल कनेक्ट से हो जाती है। और communicable disease. Explain of such disease including cholera, common cold, chicken pox और tuberculosis। ये सब बीमारियों के नाम दिए हुए हैं जो हमें उससे हो जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो जाती है। When a person suffers from common cold, sneeze, fine droplet of moisture carrying thousands of virus and spread in the air. The virus may enter the body of the healthy person while breathing and causing infection. तो आपने देखा होगा कि जब किसी को छींक आती, स्नीज हो जाता है ना, जुकाम हो जाता है तो स्नीज करता है, तो उसमें जब उससे जो ड्रॉपलेट उसके निकलते हैं तो थाउजेंड ऑफ वायरस, बहुत सारे वायरस एयर में आ जाते हैं। द वायरस में इंटर द बॉडी एंड हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीथिंग एंड कॉजिंग इन्फेक्शन। तो उससे क्या हो जाता है, वो जो वायरस होता है हेल्दी बॉडी में एंटर कर जाता है और कॉज बनता है, इन्फेक्शन का कारण बढ़ता है। देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज। तो हम बताइए कम्युनिकेबल जो डिसीज है उनसे कैसे बचा जा सकता है। We should keep a handkerchief on the nose and mouth while sneezing. जब हम छींक आए हमको तो हमें अपने नोज और माउथ पे क्या करना चाहिए,
कि एक हैंकी रखना चाहिए। इट इज बेटर टू कीप द डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, और ये भी अच्छा होगा कि हम इन्फेक्टेड पर्सन से डिस्टेंस बना करके। देयर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल विच एक्ट एज कैरीज ऑफ डिसीज इन कॉजिंग माइक्रोब्स। तो बहुत सारे इंसेक्ट और एनिमल्स होते हैं जो कैरी करते हैं डिसीज को, और जो माइक्रोब्स होते हैं उनको बढ़ाते हैं। तो हाउस फ्लाई इज वन सच अ कैरीज। तो क्या हाउस फ्लाई जो होती है, मक्खी होती है, वो बहुत ज्यादा ये बीमारियों का कारण होती है। तो द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज, क्या होती है जो होती है वो मक्खी होती है ना, तो वो क्या करती है कि वो गार्बेज में बैठ जाती है, एनिमल के ऊपर बैठती है और एनिमल स्ट्रेटा में भी बैठ जाती है। तो पैथोजन स्टिक, तो क्या होता है, पैथोजन होते हैं उनके पैरों के में स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं टू देयर बॉडीज। तो क्या होता है, उनकी बॉडी में भी चिपक जाते हैं और पैरों में भी चिपक जाते हैं। तो और ये उड़ के अनकवर्ड फूड में भी बैठ जाती है। तो अपने जो पैथोजन होते हैं वो अनकवर्ड फूड में बैठने के कारण उसमें ट्रांसफर हो जाते हैं। तो हमें कभी भी जो वैसा होता है ना, अनकवर्ड फूड होता है ना, उसको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वह बीमारी का कारण भी बनता है। और अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम ऑफ फूड। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरीज इन द फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। जो मलेरिया होती है, वो जो मलेरिया बीमारी होती है वो फीमेल एनाफिलीज के, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। तो इसको आप लर्न कर लीजिए कि मलेरिया कैसे होता है। तो फीमेल एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। और ये क्या होता है, पैरासाइट, ये पैरासाइट होता है। तो फीमेल एड्स मॉस्किटो जो होता है वो कैरी करता है डेंगू वायरस को। फीमेल एड्स मॉस्किटो किसका क्या होता है, फीमेल एड मॉस्किटो, तो डेंगू को बढ़ाता है। तो हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू। तो हम कैसे बच सकते हैं डेंगू और मलेरिया के से, कैसे बच सकते हैं। Why does the teacher keep telling us not to let water collect anywhere in the neighborhood। तो टीचर से बताएंगी आपको कि आपके जो आसपास जो नेबर में जो पानी लेट all mosquitoes breed in water, hence one should not let water collect anywhere। so सभी मॉस्किटो जो होते हैं ना, तो पानी में अपनी ब्रीडिंग करते हैं। तो हमें अपने आसपास को पानी को कलेक्ट नहीं करना चाहिए, जैसे कि कूलर में, टायर में, फ्लावर पॉट्स जो अपने घर में रखते हैं, एक्सेट्रा। बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई। तो हमें अपने आसपास का जो एरिया है, सराउंडिंग एरिया है, उसे हमें क्लीन रखना चाहिए एंड ड्राई रखना चाहिए और सूखा रखना चाहिए। वी कैन नॉट प्रिवेंट मॉस्किटो फ्रॉम ब्रीडिंग। तो हम इससे, जैसे कि मॉस्किटो की जो ब्रीडिंग होती है हम उससे बच सकते हैं। उसमें मतलब अधिक नहीं उत्पादन होगा उनका, बहुत ज्यादा नहीं। जैसा ट्राई टू मेक लिस्ट टू मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड टू स्प्रेड ऑफ मलेरिया। तो अब हम देखते हैं कि सम कॉमन ह्यूमन डिसीज इज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बहुत सारी डिसीज होती हैं जो ह्यूमन में होती हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होती हैं। जैसे कि ह्यूमन डिसीज, जैसे ये ह्यूमन डिसीज दे दी गई है, जैसे और इसे किसके कारण से होती हैं और कैसे होती हैं, इनका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, उनको कैसे बचा जा सकता है। तो इसमें क्या लिखा है, सबसे पहले हमने कहा ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, और जो एयर के थ्रू ये हो जाता है। और ये मीजल्स है, ये वायरस के थ्रू होता है और एयर के थ्रू हो जाता है। वायरस के कारण होता है और एयर के द्वारा इसका ट्रांसमिशन होता है। और चिकन पॉक्स, पोलियो, ये सब वायरस के कारण होते हैं और ये एयर से फैलता है। मीजम और चिकन पॉक्स भी एयर से होता है, पोलियो वायरस भी एयर और वाटर दोनों से होता है। और चिकन पॉक्स किसी के कांटेक्ट में रहते हैं तो भी हो जाता है। तो हम इनसे बचें कैसे, तो कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, कीप द पर्सन बिलोंगिंग। तो हमें इसको क्या, पेशेंट को बिल्कुल कंप्लीट आइसोलेशन में, तो सबसे अलग रखना चाहिए, साथ में नहीं रखना चाहिए। तो डोज ऑफ अदर वैक्सीनेशन टू गिव एंड सुटेबल एज।
तो हम उन्हें एक वैक्सीनेशन भी लगवा देनी चाहिए जस्ट ट्राइबल एज पे, जिससे कि ये सब बीमारियां ना हो। इनके सबके वैक्सीनेशन है। अब हम पढ़ेंगे कॉलरा, कॉलरा, टाइफाइड। ये सब ये दोनों बैक्टीरिया के कारण होती है बीमारियां, और वाटर एंड फूड। कॉलरा जो होता है वाटर और फूड किससे फैलता है? खाना खराब हो, मतलब किसी के इन्फेक्टेड फूड खा लेंगे या गंदा पानी पीने से भी कॉलरा हो जाता है। और टाइफाइड तो पानी के कारण ही होता है। तो मेंशन पर्सनल हाइजीन, हमको इसके लिए बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेंशन पर्सनल हाइजीन रखना पड़ेगा, तो साफ सुथरा पानी पीना पड़ेगा। गुड मतलब फूड लेना पड़ेगा, और सैनिटरी हैबिट्स अपनानी पड़ेंगी। कंज्यूम प्रॉपरली कुक फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंक वाटर, तो हमें जो प्रॉपर कुक फूड होगा उसे खाना पड़ेगा, और पानी भी साफ बिल्कुल बॉइल्ड करके पिए तो और अच्छा है। और वैक्सीनेशन करवाना पड़ेगा इसका, तो हम इससे बच सकते हैं। हेपेटाइटिस ए ये वायरस के कारण होता है, और पानी का खराब पानी पीने से हो जाता है। और क्या क्या इसके कैसे हम बच सकते हैं? तो हम ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर और वैक्सीनेशन करवा करके भी हम इससे बच सकते हैं। तो मलेरिया तो एक पता ही है, प्रोटोजोआ से फैलता है, और मॉस्किटो रहता है। मॉस्किटो में फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो रहती है, उसके द्वारा ये रोग होता है। यूज मॉस्किटो नेट, तो हम इसके लिए क्या प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं इसका? जैसे कि हम मॉस्किटो नेट लगा लें, एंड स्प्रे इंसेक्टिसाइड और स्प्रे कर दें, और कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ द मॉस्किटो। हम उसके जो इसका अंडे वंडे देते हैं ना, उसके हम बचें कि इसके गंदा पानी कहीं कलेक्ट हो रहा है तो इसको हम हटा दें। बाय नाउ अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग, जो खराब पानी अगल बगल इकट्ठा हो रहा है ना, तो उसको हमें हटाना चाहिए। देखना चाहिए कि अगल बगल कहीं गंदगी तो नहीं फैल रही है, जहाँ पानी कलेक्ट हो रहा है कोई पॉट में पानी तो नहीं, उसके लार्वा तो इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, तो उससे हम अपने आपको मलेरिया से बचा सकते हैं। तो सम ऑफ कॉमन डिसीज अफेक्टेड ह्यूमन, देयर मोड ऑफ द ट्रांसमिशन एंड फ्यू जनरल मेथड टू प्रिवेंशन आर सो इन टेबल 2.1। तो हमने ये देखी ना कि कुछ कॉमन डिसीज थी जो ह्यूमंस में फैलती हैं, और किस कारण से फैलती हैं? बैक्टीरिया से फैलती हैं, वायरस से फैलती हैं, और प्रोटोजोआ से भी फैलती हैं। और हम इनसे इसका ट्रांसमिशन क्या है, मतलब कि कैसे फैलती हैं? कि एयर से फैल रही है, कॉन्टैक्ट से भी फैल रही है, वाटर और फूड से। वाटर ये सब फूड से फैल रही है, वाटर से मोस्टली वाटर। और फिर ये मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ से। और इनसे हम कैसे बच सकते हैं, इसके ये कारण लिखे हैं कि हम इसको कैसे बचा जा सकता है इन बीमारियों से। डिसीज कॉजेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म in animal, so several microorganisms not only cause diseases in human and plant but also in other animals. For example, anthrax is a dangerous human and cattle disease। मतलब जो एंथ्रेक्स डिसीज होती है ना, तो ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस डिसीज होती है। तो ये लेकिन मोस्टली कैटल्स में, एनिमल्स में ही होती थी, लेकिन कभी कभी ये हो जाती है ह्यूमंस में, लेकिन ये बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। स्किन डिसीज हो सकती है, इससे लंग्स इन्फेक्टेड हो सकते हैं, इसका अपना डाइजेस्टिव सिस्टम इन्फेक्टेड हो जाता है, और इसका जल्दी पता ना चले तो इससे बहुत ही ज्यादा हार्म हो जाते हैं, डेथ तक हो जाती है लोगों की। फूड एंड माउथ डिसीज ऑफ कैटल इज कॉल्ड बाय वायरस, और जो फूड और माउथ डिसीज होती हैं वो कैटल्स के द्वारा, कैटल्स में होती हैं, वायरस के द्वारा होती हैं। डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स, तो प्लांट्स में भी कुछ बीमारियां होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण। तो सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिसीजेज इन प्लांट लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगर कैन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स द डिसीज। तो इन सब जो पेड़ों के नाम लिखे हैं ना, पोटैटो, शुगर कैन, इन सब में डिसीज होती हैं। तो रिड्यूस द yield ऑफ क्रॉप्स, see table 2.2। From some plants diseases they can controlled by the use certain chemicals which kill the microbes। तो इसमें इसको जब ये बीमारी हो जाती है तो हम इसमें कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं जिससे कि इन बीमारियों को कंट्रोल किया जा सके। जैसे कि इसमें क्या होता है, सिट्रस कैंकर बीमारी होती है,
किसके द्वारा होता है? प्लांट्स में होती है सिट्रस कैंकर बीमारी, और ये बैक्टीरिया के थ्रू होती है, और इसका ट्रांसमिशन एयर के द्वारा होता है। तो एयर ही इधर से उधर मतलब पूरी फसल में हो जाएगी। और रस्ट ऑफ व्हीट, जो व्हीट रहती है ना, उसमें जो ब्लैक 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 से स्पॉट्स आ जाते, रस्ट जैसा हो जाता है उसमें, तो वो फंजाई के कारण होती है। इसका कारण है एयर एंड सीड्स, मतलब एक सीड्स जो रहते हैं एक दूसरे से मतलब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, और जिससे किसी एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स में कैरी हो जाती है, और एयर के थ्रू भी हो जाती है। येलो वैन मोजैक ऑफ भिंडी ओकरा, तो मतलब एक भिंडी में एक बीमारी लगती है, येलो वैन बोलते हैं, मोजैक भी बोलते हैं, उसकी होती है वायरस के कारण। और ये किससे फैलती है? इंसेक्ट के यहाँ, मतलब पूरे फसल को इंसेक्ट के द्वारा इन्फेक्टेड हो जाती है, फसल इंसेक्ट के द्वारा इन्फेक्टेड होती है। तो यूज ऑफ सर्टेन केमिकल विच किल द माइक्रोब्स, तो हम इसको बचने के लिए हम इसमें बहुत सारे केमिकल्स डालते हैं जिससे हम इनसे बच सकें, इन बीमारियों से इन पेड़ों को बचा सकें। तो फूड पॉइजनिंग क्या होती है? भुज एंड, अब देखिए हम दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, फूड पॉइजनिंग। तो भुज was इनवाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू अ पार्टी, तो अब उसको किसी पार्टी में उसके दोस्त ने इनवाइट किया, एंड एट द वैरायटी ऑफ फूड स्टफ, जो उसने बहुत सारे वैरायटी ऑफ फूड स्टफ दिए। ऑन रीचिंग होम, तो ही स्टार्टिंग वोमिटिंग, जब वो घर पहुंचा तो उसने वोमिटिंग स्टार्ट कर दी, एंड हैड टू बी टेकन टू अ हॉस्पिटल, तो उसको फिर क्या किया गया? हॉस्पिटल ले गए। The doctor said that the condition could be due to a food poisoning. ये फूड पॉइजनिंग के कारण हो रहा है, डॉक्टर ने बोला इससे कि इनको ये फूड पॉइजनिंग के कारण हो रहा है। तो पहली वंडर हाउ फूड कैन बिकम पॉइजनस, तो पहले ने कहा कि ये फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब फूड पॉइजनिंग कैसे हो जाती है? तो जो हम लोग कुछ जो स्पॉइल फूड होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा खराब कर दिया जाता है, तो उसको हम लोग खा लेते हैं, तो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। कैसे हो जाती है ना, समझ में आ गया ना, कि जब हम कोई खराब फूड को खा लेते हैं, जैसे कि कोई सड़ गया, खराब हो गया खाना, और हमने उसको खा लिया, तो हमें सिर्फ फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस, तो वो क्या करते हैं? हमें टॉक्सिक सब्सटेंस, मतलब उसमें फूड में क्या टॉक्सिक सब्सटेंस आ जाते हैं, तो दीज मेक द फूड पॉइजनस, तो ये क्या बनाते हैं? ये फूड पॉइजनिंग कर देते हैं, फूड पॉइजनस बना देते हैं, मतलब फूड खराब हो गया उसका, और इससे सीरियस इलनेस इवन डेथ तक हो जाती है, बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं, और हो सकती है डेथ भी हो जाए। सो इट इज वेरी इम्पोर्टेंट दैट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द स्पॉइल, तो हमें हमेशा फूड खराब होने से, खाने से बचना चाहिए हमेशा, और उसको तो हमें प्रिजर्व कर लेना चाहिए, फूड को प्रिजर्व करना चाहिए, जिससे कि फूड खराब ना हो। तो अब देखो हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ कैन प्रिजर्व द फूड, तो फूड प्रिजर्वेशन तो क्या है, इसमें हमने पढ़ेंगे कि वी हैव लर्न अबाउट द मेथड यूज टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड एंड ग्रेन, तो हम इसमें पढ़ेंगे कि क्या क्या मेथड है जिससे हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक फूड एट होम, तो हम अपने घर में कैसे कुक फूड को कैसे प्रिजर्व करेंगे? यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनाउंस अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय फंजाई, जब हम देखते हैं ना कि ब्रेड को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं तो उसमें फंजाई का अटैक हो जाता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल अवर फूड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, तो वो अपने फूड को खराब कर देते हैं। स्पॉइल फूड इट एमिट बैड स्मेल, और उससे बैड स्मेल आती है, एंड हैज टू बैड टेस्ट एंड चेंज द कलर, और सिर्फ उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है और उसका कलर भी चेंज हो जाता है। इट स्पॉइल ऑफ फूड केमिकल रिएक्शन, तो इससे केमिकल रिएक्शन से हमारा फूड खराब हो जाता है। पहली bought some mangoes but she could not eat them for few days, तो उसने क्या किया कि जब पहली है तो वो अपने लिए लाती है मैंगो, और उसने उसको खाया नहीं, और उसको क्या कर दिया, कुछ देर के लिए रख दिया। तो लेटर शी फाउंड दैट
वर स्पॉइल्ड एंड रोटन। तो उसने क्या किया कि वो जो मैंगो थे ना वो स्पॉइल हो गए, खराब हो गए और सड़ गए। बट सी But she know that the mango pickles her grandmother make does not spoil for a long time। तो जब उसकी ग्रांड माँ जो दादी हैं उसके लिए वो पिकल्स बनाती हैं, अचार बनाती हैं, बट वो खराब नहीं होता। तो सी इज कंफ्यूज, तो वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है कि ये कैसे हो रहा है कि मेरे मैंगो खराब हो गए बट दादी का अचार तो सही है। लेट अस स्टडी दैट कॉमन मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम्स। तो क्या है कि बहुत सारे कॉमन मेथड है जो हमारे घरों में है जिससे हम अपना फूड को प्रिजर्व कर लेते हैं। वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिससे हम अपने फूड को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से बचा सकें। तो अब हम लोग क्या बोलते हैं कि केमिकल मेथड्स। अब क्या है केमिकल्स मेथड। तो सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल। क्या होता है एडिबल ऑयल? क्या होता है जो खाने, सॉल्ट मतलब नमक होता है और एडिबल ऑयल मीन्स होता है जो खाने वाला ऑयल रहता है एडिबल। तो उसको आर कॉमन केमिकल जनरली। तो ये क्या है कॉमन केमिकल ही है एक तरीके से जनरली यूज चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या करता है कि जब हम इसको किसी फूड में ऐड कर देते हैं ज्यादा क्वांटिटी में तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जर्मिनेशन नहीं होने देता, उनको बढ़ावा नहीं दे सकता, मतलब देता है ये बढ़ने नहीं देता उसमें, तो जिससे कि वो चीजें खराब नहीं होती हैं। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। तो इनको क्या बोलते हैं प्रिजर्वेटिव्स। ये हमारे सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल इज अ प्रिजर्वेटिव। ये दोनों है क्या है प्रिजर्वेटिव है। वी एड सॉल्ट एंड और एसिड preservatives to pickles to prevent the attack of microbes। सोडियम बेंजोएट, हम देखो कुछ कुछ केमिकल्स भी है जो हम इसमें यूज करते हैं पिकल्स बनाने में। तो उसका नाम है सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट। तो दोनों चीजों का हम लोग यूज करते हैं, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट। किसके लिए यूज करते हैं प्रिजर्वेशन, कोई अचार वगैरह बनाते हैं तो उसके प्रिजर्वेशन में इन दोनों केमिकल्स का यूज करते हैं। आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स, ये बहुत ही कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं। दीज आर आल्सो यूज इन जैम स्क्वैश। तो जैम बनाने में, स्क्वैश मतलब शरबत बनाने में इनका यूज करते हैं। टू चेक देयर स्पॉइलेज। अब हम लोग क्या कर रहे हैं प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। हम लोग कॉमन सॉल्ट के थ्रू भी हम इसका प्रिजर्वेशन करते हैं। कॉमन सॉल्ट हैज बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एज। बहुत सालों मतलब बहुत पहले से ही हम लोग सॉल्ट का यूज कर रहे हैं किसको प्रिजर्व करने के लिए, मीट और फिश को प्रिजर्व करने के लिए। मीट एंड फिश आर कवर्ड विथ ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो हम इसको क्या करते हैं मीट और फिश के ऊपर एकदम रॉ मतलब वैसा सॉल्ट को डाल देते हैं जिससे कि उसमें बैक्टीरिया का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। सॉल्टिंग इज आल्सो यूज्ड टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगो एंड टैमरिंड। टैमरिंड क्या होती है, ये इमली। तो इसको भी हम लोग मतलब प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं सड़ने से, नहीं तो ये भी सब चीजें खराब हो जाती हैं। आंवला खराब हो जाएगा, मैंगो खराब हो जाएगा, इमली खराब हो जाएगी, तो इसके ऊपर सॉल्ट डाल देते हैं तो जिससे कि ये चीजें बच जाती हैं। तो प्रिजर्विंग बाय शुगर, अब हम लोग क्या करते थे प्रिजर्वेशन बाय शुगर भी करते हैं। शक्कर के द्वारा भी हम लोग बहुत सारी चीजों का प्रिजर्वेशन करते हैं जैसे जैम, जेली, स्क्वैश एंड प्रिजर्व्ड बाय शुगर। शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट। तो शुगर क्या करती है उसमें मॉइस्चर का कंटेंट है वो कम कर देती है। विच इनहेबिट्स द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया एंड स्पॉइल फूड। जो कि क्या होता है उसकी जो बैक्टीरिया वायरस के जो ग्रोथ को कम कर देती है शुगर, और जिससे कि उसमें वो खराब नहीं हो पाता है। तो हम इससे शुगर के द्वारा भी हम प्रिजर्व करते हैं। प्रिजर्विंग बाय ऑयल एंड विनेगर, हम बहुत सारे फूड का ऑयल और विनेगर से भी प्रिवेंट करते हैं स्पॉइल होने से, स्पॉइल ऑफ पिकल, बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एनवायरनमेंट। तो क्योंकि बैक्टीरिया इस एनवायरनमेंट में नहीं रह पाते हैं, मर जाते हैं। तो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, fish and meat are often prevented by the
बाय दिस मेथड, तो हम लोग ऑयल और विनेगर से हम इन चीज़ों को बताते हैं, जैसे कि वेजिटेबल सब्जियों को, फ्रूट्स को, फिश को और मीट को इससे प्रिजर्व करते हैं ऑयल एंड विनेगर से। अब कुछ चीज़ों को प्रिजर्वेशन के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, हीट एंड ऑयल कोल्ड टेम्परेचर, जब उसको क्या कर देते हैं, हीट बहुत ज़्यादा हीट गर्म कर देंगे या कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा ठंडा कर देते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डेवलप नहीं हो पाते। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉयल मिल्क बिफोर द स्टोरेज ऑफ यूज, तो हम लोग क्या करते हैं, जब अपनी मम्मा को देखा होगा कि जब वो मिल्क को स्टोर करती है तो उसको बॉईल कर देती है। बॉइलिंग किल्ड मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो बॉइलिंग क्या करती है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देती है। सिमिलरली वी कीप अवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर, तो हम लोग ऐसी तरीके से जब हम इसको किसी चीज को ठंडा करके रख, मतलब कोई चीज को बचाना होता है, प्रिवेंट करना होता है, तो हम उसको रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, मतलब फ्रिज में रख देते हैं। लो टेम्परेचर इनहेबिटेड द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, तो क्या होता है, जो लो टेम्परेचर होता है इनहेबिट्स करता है, बचाता है उसको ग्रोथ करने से, माइक्रोब्स के ग्रोथ करने को बचाता है फूड को, तो हम इसलिए उसको कोल्ड में रख देते हैं। जब हमें कोई चीज गर्मियों में नहीं होती, खराब होने लगती है, तो हम उसको फ्रिज में रखते हैं, तो जिससे माइक्रोब्स जल्दी से डेवलप नहीं होता। गर्मियों में जल्दी से चीजें स्पॉइल हो जाती हैं। Why does the milk that comes in packet not spoil? क्यों, क्या होता है जब हम पैकेट में जो मिल्क आता है वो जल्दी से स्पॉइल नहीं होता, खराब नहीं होता। माई मदर टोल्ड मी दैट द मिल्क इज पॉस्चराइज्ड। व्हाट इज पॉस्चराइजेशन? उसकी मम्मी बोल रही है क्योंकि ये मिल्क पैस्चराइज्ड होता है, और ये तो पैस्चराइजेशन होता क्या है, व्हाट इज पैस्चराइजेशन? तो पैस्चराइजेशन मिल्क कैन बी कंज्यूम विदाउट बॉइलिंग, तो क्या होता है, पैस्चराइजेशन मिल्क होता है, इट इज फ्री फॉर हार्मफुल माइक्रोब, जो कि हार्मफुल माइक्रोब से फ्री होता है। दिस मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 7 डिग्री फॉर 15 to 13 सेकेंड, तो इस मिल्क को क्या करते हैं, 15 से 30 सेकेंड के लिए एकदम गर्म कर देते हैं, और देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर, और एकदम कि उसको ठंडा कर देंगे और चिल्ड कर देते हैं और स्टोर कर लेते हैं। बाय डूइंग सो द इसमें क्या करते हैं कि जो मिल्क होता है इसमें हार्मफुल बैक्टीरिया माइक्रोब्स को किल करने के लिए मिल्क को सबसे पहले 70 डिग्री पर 15 से 30 पैस्चराइजेशन मिल्क में क्या करते हैं, उसको कंज्यूम उसको बिना बॉयल के ही हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि वो हार्मफुल माइक्रोब से फ्री होता है, क्योंकि इसको पहले ही से इसको बॉयल कर दिया जाता है, क्योंकि मिल्क को लिया और उसको 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 70 डिग्री सेल्सियस पर उसको क्या कर दिया, गरम कर दिया, और कितने मिनट के लिए, सेकेंड के लिए, 15 to 30 सेकेंड के लिए। पेस्चराइज्ड मिल्क में क्या करते हैं, उसको कंज्यूम ऐसे ही कर देते हैं, बॉयल नहीं करो तब भी कंज्यूम कर सकते हैं, विदाउट बॉइलिंग एज अ फ्री हार्मफुल माइक्रोब्स, क्योंकि ये हार्मफुल माइक्रोब से फ्री होता है। इसमें क्या होता है, पहले से ही इसको जब वो पैकेट में पैक होता है उसके पहले ही उसको ना 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर देते हैं, और 15 से 30 सेकेंड के लिए उसको गरम करते हैं बस, फिर उसके बाद उसको ठंडा कर देते हैं, सडनली उसको चिल्ड कर दिया और स्टोर कर दिया, बहुत एकदम बिल्कुल ठंडा कर देंगे, चिल्ड कर देंगे और उसको स्टोर कर देते हैं। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब, तो ये ग्रोथ को बचाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना उनकी ग्रोथ होने से बचाता है। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर, किसने डिस्कवर किया था इसको, लुइस पास्चर ने। Pasteurization, who discovered pasteurization? तो लुइस पास्चर, discovered the pasteurization। तो स्टोरेज एंड पैकिंग, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको जरूर लर्न करिए कि हु डिस्कवर पेस्चराइजेशन, तो लुइस पास्चर, इसको आप अपनी नोट डाउन करते जाइए अपनी नोटबुक में। स्टोरेज एंड पैकिंग, हम इसको स्टोर कैसे करते हैं, पैक कर। These days, dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packet to prevent the attack of microbes। तो आजकल क्या हो गया है
कि जो सील्ड पैक्ड होते हैं ना, सील्ड एयर, तो उसके अंदर हवा नहीं जा सकती, अंदर बाहर नहीं करती। तो स्टोरेज में करने के लिए हम पैकिंग ऐसी कर देते हैं जिससे कि अंदर बाहर कोई जो बाहर की हवा अंदर नहीं आ सकती, अंदर की हवा बाहर नहीं आ सकती, तो इससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर नहीं जा सकते उस पैकेट के, तो वो चीजें स्पॉइल नहीं होती, जल्दी से खराब नहीं होती हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। You have learned about the bacterium rhizobium. आपने पहली इन क्लास 6 एंड 7 आपने पहली कक्षा में पढ़ा होगा बैक्टीरियम राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा होगा। इट इज इन्वॉल्व द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द लेग्यूमिनेसी प्लांट्स। तो वो क्या करता है, वो इन्वॉल्व रहता है फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने में लेग्यूमिनेसी प्लांट्स से पल्सेस। तो क्या होती है, पल्सेस होती है, दालें होती है ना, उसमें उनको बोलते हैं लेग्यूमिनेसी प्लांट्स। तो उनके नीचे जो रूट्स रहते हैं, रूट्स में जो नोड्स रहते हैं, नोड्स के अंदर ये लेग्यूमिनेसी प्लांट्स के नोड्स में राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। Recall that the rhizobium live in the roots of nodules of the leguminaceae plants such as beans and peas. पीग में, मटर के पेड़ में बीन्स रहते हैं, उनके पौधों के नीचे जो रहती हैं रूट्स रहती हैं, उसमें नोड्स रहते हैं, उसमें रहता है वो नोडुल्स रहते हैं, छोटे छोटे नोडुल्स रहते हैं, तो उसमें रहता है। तो विच इट हैज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मीन्स एक दूसरे को लाभ पहुंचाता है, एक दूसरे को बिना हानि पहुंचाए। जैसे कि अब ये उसको पेड़ के नीचे जो रूट्स रहते हैं ना, उसमें नोड्स रहते हैं, उसमें रहता है, उसको तो लिविंग रहने के लिए उसको जगह मिल गई, सेंटर मिल गया, नमी मिल गई उसको अपने आप को डेवलप करने के लिए और अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, और उसके बदले में वो नाइट्रोजन प्लांट्स को प्रोवाइड कर देता है। तो दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। तो सम टाइम नाइट्रोजन गेट फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटिंग। कभी कभी तो एक तरीका तो ये है नाइट्रोजन फिक्सेशन का कि लेग्यूमिनेसी प्लांट्स के जो राज्यों में बैक्टीरिया रहता है वो फिक्स कर देता है। और दूसरा क्या है, सम टाइम नाइट्रोजन गेट फिक्स्ड बाय द एक्शन ऑफ लाइटिंग। कभी कभी लाइटिंग के द्वारा भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाता है लाइटिंग के द्वारा। जो बजरी कड़कती है ना, उसके द्वारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जमीन में आ जाती है फिर। तो बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर रिमेन कंटेंट। तो आपको तो पता ही है कि बहुत सारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो रहती है। तो यू मे वंडर हाउ, लेट अस वंडर दिस इज नेक्स्ट सेक्स। अब हम लोग इसको अगली क्लासों में पढ़ेंगे उसके बारे में। नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन बाय डायरेक्टली बाय द प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो नाइट्रोजन क्या है, एनिमल्स और प्लांट्स के द्वारा डायरेक्टली नहीं ले जाती। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रेन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन। तो क्या होता है, ब्लू ग्रेन एल्गी ये देखिए, ये जो होता है ना, सॉरी, ये जो लेग्यूमिनेसी प्लांट्स के देखो रूट्स हैं, इसमें नोडुल्स पाए जाते हैं। इसमें इसमें ये जो छोटे छोटे से नोडुल्स हो रहे हैं, इसके अंदर ही रहता है वो राइजोबियम बैक्टीरिया। तो एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, इसलिए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को बोलते हैं इसको। तो आगे पढ़ते हैं नाइट्रोजन साइकिल। तो अवर एटमॉस्फेयर हैज 78% नाइट्रोजन गैस। हमारे एटमॉस्फेयर में कितने परसेंटेज नाइट्रोजन गैस है, 78%। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। एज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन, इसमें सारी चीजें होती हैं। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय द प्लांट्स। तो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन डायरेक्ट प्लांट्स और एनिमल नहीं ले पाते हैं, ठीक है। तो सर्टेन बैक्टीरिया, ब्लू ग्रेन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन ऑफ द फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो जो ब्लू ग्रेन एल्गी है ना, वो एटमॉस्फेरिक की नाइट्रोजन को सॉइल से लेके सभी प्लांट्स की और एनिमल्स तक पहुंचाती है। तो एंड कन्वर्ट द कंपाउंड नाइट्रोजन, और जो इसको कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इनटू द कंपाउंड नाइट्रोजन।
तो इनको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कंपाउंड नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देती है। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्ट दीज यूजेबल कंपाउंड, और जिससे कि वह यूजेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाती है। इट कैन बी यूटिलाइज बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल, जिससे कि ये प्लांट्स और प्लांट सॉइल से ले लेती है रूट्स के थ्रू, रूट सिस्टम के थ्रू। नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसाइज बाय प्लांट्स प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। तो प्लांट्स प्रोटीन ये नाइट्रोजन जब नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो फिर उससे क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, अदर कंपाउंड बना लेते हैं। तो एनिमल फीड और प्लांट्स गेट प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड। तो जब फिर क्या होता है, पेड़ों को से जो कोई फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं तो या लीव्स में रहती हैं तो एनिमल फीड करते हैं, और प्लांट्स और तो उसके अंदर जो प्रोटीन होती है और नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं तो वो एनिमल के अंदर चले जाते हैं। तो इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है। तो व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल डाई, जब और एक और तरीका है जिससे कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो जाता है। तो क्या तरीका है वो, कि जब प्लांट्स और एनिमल डाई हो जाते हैं, जब मर जाते हैं, तो बैक्टीरिया एंड ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल, तो बहुत सारे बैक्टीरिया और फंजाई प्रेजेंट रहते हैं सॉइल में, तो कन्वर्ट नाइट्रोजिनस वेस्ट इनटू द नाइट्रोजिनस कंपाउंड। तो क्या करते हैं कि बहुत सारे ये जो बैक्टीरिया रहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी रहेगी, तो जो डेड और स्पॉइल जो डेड एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, तो उनको क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है नाइट्रोजिनस कंपाउंड। तो यूज बाय प्लांट्स अगेन, जिससे कि वो प्लांट्स अगेन उसको ले लेते हैं। तो सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ दिस नाइट्रोजन गैसेस व्हिच बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, और जिससे कि बहुत सारी गैसें रिलीज होती हैं। जब आपने देखा होगा कि जब कोई चीजें कोई एनिमल से पड़ा होता है तो कुछ दिन बाद तो वो गायब हो जाता है वहां से, या कोई पेड़ कोई टूट के गिर गया तो वो वहां से गायब हो जाता है, और उधर से बहुत ज्यादा बदबू आती है। तो नाइट्रोजन गैसेस निकलती हैं वहां से, तो वो एटमॉस्फेयर में फिर से चली जाती हैं, जिससे कि दूसरे एनिमल्स या प्लांट्स उसको फिर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वो जो हो जाता है कि जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो इनविजिबल हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो इस तरीके से नाइट्रोजन का फिक्सेशन, नाइट्रोजन साइकिल चलती है। तो अब हम पढ़ते हैं, देखिए नाइट्रोजन साइकिल कैसे। तो नाइट्रोजन साइकिल के कंपाउंड ऑफ द नाइट्रोजन इन द सॉइल, कंपाउंड सॉइल में बहुत सारे नाइट्रोजन के कंपाउंड रहते हैं। तो फिर ये क्या करते हैं, अब ये क्या कर रहा है, कंपाउंड ऑफ द नाइट्रोजन इन द सॉइल में बहुत सारे कंपाउंड रहते हैं। तो बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस फॉर्म। तो जो बैक्टीरिया रहते हैं वो कंपाउंड नाइट्रोजन को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जब गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। फिर एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन रहती है, फिर क्या, तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेयर में रहता है, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, फिर वो बैक्टीरिया टर्न इनटू नाइट्रोजन इनटू द नाइट्रोजस कंपाउंड। तो फिर ये जमीन में आ जाती है, मिट्टी में मिल जाते हैं फिर से। तो इस तरीके से साइकिल चलती रहती है। तो इसमें 3 साइकिल दी गई है। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लाइटिंग के थ्रू भी, फिर ये एटमॉस्फेयर फिर से ये कंपाउंड ऑफ द नाइट्रोजन इन सॉइल में आ जाते हैं। तो अब ये एक प्रोसेस तो ये हो गया। अब क्या होते हैं, कंपाउंड ऑफ द नाइट्रोजन इन द सॉइल। तो अब ये कहते हैं लेग्यूमिनेसी जो प्लांट्स हमने आपको पढ़ाए थे ना अभी, तो वो प्लांट्स क्या कर देते हैं, इससे ले लेते हैं नाइट्रोजन को, ले लिया, और फिर दूसरे पार्ट में क्या होगा कि ये प्लांट्स रहेंगे उसको एनिमल वगैरह इसको खा लेंगे। तो एनिमल्स के अंदर ये सब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के थ्रू ये चला जाएगा नाइट्रोजन। फिर ये जब ये डेड हो जाएंगे, ये मर जाएंगे, तो फिर ये फिर से क्या करेंगे, नाइट्रोजिनस वेस्ट एंड एक्सक्रीशन एंड डेथ। तो फिर ये जमीन में जब मर जाएंगे तो फिर जमीन में आ जाएंगे, और फिर बैक्टीरिया के द्वारा फिर से सॉइल में मिल जाएंगे।